अच्छा, आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर से आयोजित एक ऑनलाइन व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे बड़े प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार सर, और आज इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर के सी मिश्रा, नगदा कॉलेज उज्जैन एमपी से। और आज इस व्याख्यान की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कंचन जोशी मैडम, महिला महाविद्यालय से जुड़ी हुई हमारी साथी डॉक्टर हेमलता धर्मसत्तू मैम, और हमारे महाविद्यालय से जुड़े हुए हमारे कलीग्स और उत्तराखंड के विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़े हुए विद्यार्थी। मैं सर्वप्रथम आप सभी को विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप सभी हमारे इस व्याख्यान से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज विज्ञान दिवस के अवसर पर इस व्याख्यान को कराने का हमारा जो उद्देश्य है, एक विज्ञान दिवस के सेलिब्रेशन के साथ साथ हम लोगों का जुड़ना भी है कि हम चाहते थे कि विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी हमसे जुड़ें, और साथ ही जैसा कि आप सबको विदित है कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो 2025 है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसी की सार्थकता को देखते हुए हमने ये टॉपिक चुना, क्वांटम कंप्यूटिंग का टॉपिक को हमने चुना हुआ है। तो इस टॉपिक के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर के सी मिश्रा सर। तो मैं उनसे पहले उनको इनवाइट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आशीर्वादन के लिए हमारे आदरणीय प्राचार्य सर संजय सर को इनवाइट करता हूँ। प्लीज सर। कंग्रेचुलेशंस ऑन साइंस डे। मुझे याद आती है जब मैं क्लास लेता था तो आज के दिन कम से कम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जरूर पढ़ाता था। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो शुरुआत करता था उसमें वाइब्रेशनल एक्साइटेशन को लेकर के जो आईआर और रमन का जो रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन है और वो क्यों है, क्यों रमन में वर्चुअल एनर्जी स्टेट्स क्रिएट होता है, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट जो आईआर का डोमेन है वो वहाँ क्रिएट नहीं होता है, इन सारे डिटेल्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करते थे। तो ये जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था वो हमारा पहला सिग्नेचर था मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो ग्लोबली एक्नॉलेज किया गया, जिसके आधार पर नोबेल हमें सीवी रमन साहब को रोमन मिला। आज का जो थीम है, जैसा प्रकाश ने बताया कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड बताया, जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको एक दिया है, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो मेरा दो इंटरजेक्शन है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत एक रूडिमेंट्री स्टेज से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो फैकल्टीज हैं वो फैकल्टी में काफी पोटेंशियल है, काफी डेप्थ है। तो उस डेप्थ को, जैसे मैं खुद ही फील करता हूं कि आई एम गेटिंग एलियनेटेड डे बाय डे, कि हम केमिस्ट्री से दूर होते जा रहे हैं और हम जितने शिद्दत से पढ़ाया करते थे, जितने डेप्थ से पढ़ाया करते थे, जितने विड्थ में पढ़ाया करते थे, जितने हमारे डायमेंशंस हुआ करते थे, उसके टेकर्स अभी नहीं है। तो कटिंग अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस, आपके यहाँ भी या कहीं भी ऐसा लगता है कि साइंस के पॉपुलराइजेशन में या साइंस को, उसके डोमेन को, उसके सब्जेक्ट्स को और अच्छी तरह पढ़ने के लिए कोई एक ऑल्टरनेटिव रिसोर्स अरेंजमेंट हो, तो हमारी फैकल्टीज उसको हैंड होल्डिंग के लिए हमेशा स्टूडेंट्स के लिए तैयार रहेगी, या हम लोग ऐसे डिस्कशंस को आगे जरूर लेकर जा सकेंगे। जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन है कि जो यंग साइंटिस्ट का जो रोल है जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में, उसमें कई पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोगों को बार बार देखना चाहिए। एक तो ये है कि हम लोग को वी शुड बी ड्राइवर ऑफ इनोवेशन, और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे शेप कर सकते हैं, हाउ कैन बी शेप। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो फ्रेश पर्सपेक्टिव है, जो जो चैलेंज, जो प्रेसिंग इश्यूज हैं ह्यूमैनिटीज के या साइंस के, जो प्रेसिंग इश्यूज हैं, जैसे क्लाइमेट का है, हेल्थ का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, इसके जो प्रेसिंग इश्यूज है उसके जो फ्रेश पर्सपेक्टिव्स हैं, रिफ्रेश पर्सपेक्टिव्स हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसकी ओर आगे बढ़ें। दूसरा हमारा ये है कि जो हमारे क्रिटिकल चैलेंजेस हैं उसको साइंटिफिक इंटरवेंशन से हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। एक चीज और, टीचर होने के नाते मैं
आप सब हमारे जूनियर ही होंगे, तो उसके नाते मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी टॉपिक के डिटेलिंग के बाद ये जरूर होना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेटर ऑफ द टॉपिक। जैसे मैं रमन जब पढ़ाता था तो हमें ये लगता था कि बच्चों को ये समझाने में कि आईआर के एनर्जी लेवल बड़ा डिस्क्रीट है, वह वाइब्रेशनल मोड डिस्क्रीट लेवल पे है, और यहाँ क्यों ये हमारा जो है वो वर्चुअल एनर्जी स्टेट क्रिएट करता है। तो ये जो वाई फैक्टर है, हाउ फैक्टर है, इसको हम ज्यादा बढ़ाएं, केवल वाट तक सीमित नहीं रहें। क्योंकि यदि वाट तक ही रहेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा, मतलब जो हमारा जो परकुलेशन है, जो नॉलेज का हैंड होल्डिंग है, वो हमारा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये है कि आप लोगों से एक निवेदन है कि जितने इंस्टीट्यूशंस जुड़े हैं वो लोग हमारे फैकल्टीज को भी इंगेज करें। जो पोस्ट ग्रेड क्लासेस हैं या कोई स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, उन टॉपिक्स पे लेक्चर अरेंज करके हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें। आई विल बी हम अपने आप को खुद ही अवेलेबल करेंगे यदि समय हमें मिलता है कि हम क्या बताऊं, मैं कितना मिस करता हूं अपने टीचर को। हमारे अंदर का जो टीचर था वो बहुत डाइहार्ड टीचर था और टफ टीचर था, और वो बहुत एग्रेसिव बोर्ड में मैं पढ़ाता था। मैं अपने आप को फिर से उस रूप में देखना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर द और मैं मुझे कहीं अभी जाना है, इसलिए मैं इसको पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके जो सिनॉप्सिस होंगे, जो टेक अवेज होंगे, उसको आप जरूर मेक इट अवेलेबल टू मी, सो दैट यदि मुझे कोई परेशानी होगी तो आई विल कॉन्टैक्ट यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। धन्यवाद सर। जैसे ही साइंस की बात आती है, पढ़ाने की बात आती है, तो सर का उत्साह देखते ही बनता है क्योंकि और सर का जो है ओवर 30 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो झलक जाता है हर उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका गाइडेंस हमको ऐसे मिलते ही रहता है, और आज आपके उनसे ये भी लाभान्वित, सारे जुड़े हुए लोग भी लाभान्वित हुए। अब मैं, जैसा कि सर ने कहा कि अभी वो है, सर ने अपना मूल टाइम हमको दिया, सर को किसी मीटिंग्स में भी जाना है। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और सर का लेक्चर आप रखवाइए, क्योंकि ये सर ने बड़ी अच्छी बात आज की, इनको पढ़ाने का बड़ा वो है शौक सर को, और हमेशा ही रहता है सर को कि कहीं ना कहीं मुझे मिल जाता कुछ पढ़ाने को। धन्यवाद सर। अब मैं इस हाँ, अब मैं व्याख्यान में को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मुख्य वक्ता के बारे में कुछ बताऊं। उससे पहले मैं आप सबको ये बताता हूँ कि मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और इनके साथ इनको आज मैं सार्थकता, मतलब आज लाने का मेरा प्रयोजन भी ये था क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है, इनके डेडिकेशन को देखा हुआ है। वेरीनाग में जब ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करते थे, तो सर का एक डेडिकेशन मैंने देखा कि ये सुबह 10 बजे क्लास के अंदर जाते थे, और वो फिजिक्स लैब, वो जो इनका डिपार्टमेंट था, और 2 बजे फिर ये बाहर निकलते थे। तो 10 से 2 इनका केवल पढ़ाना होता था, जहाँ के लोग केवल गप्पे मारने जाते थे वहां ये पढ़ाने जाया करते थे, और 2 बजे बाद ये फिर बाहर निकलते थे और मेरे साथ फिर बैडमिंटन खेला करते थे। और इनकी एक बड़ी खासियत रही है, दोनों हाथ से बैडमिंटन खेलते थे, मैं आपको बताऊं। ये बहुत, और ये इनका मतलब इनके पढ़ाने का डेडिकेशन, और उसी बैडमिंटन खेलने के दौरान मेरा इनके साथ काफी डिस्कशन हुआ करता था, चाहे वो मैथमेटिकल मॉडलिंग पर हो, मीट्रिक स्पेस पर हो। मीट्रिक स्पेस पर कई बार हुआ है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, बनाए स्पेसेस, सर के साथ बहुत बार डिस्कशन हुआ है। और एक बार मुझे ध्यान है कि सिसोली सर का एक लेक्चर हुआ था वेरीनाग में, और उसके बाद ने वो काफी क्वेरीज उसमें नोट करने के बाद फोन नंबर लिया था, और सर के, तो इनके पढ़ने की भूख देख के मुझे लगता है कि ऐसे टीचर्स की हमको जरूरत थी, हालांकि हमको उत्तराखंड में इनकी जरूरत थी। और सर जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, चंपावत डिस्ट्रिक्ट इनकी जन्मस्थली है, और वहीं से इन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद इनका पीएचडी जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से हुआ है, और पीएचडी करने के दौरान ही आप गेस्ट फैकल्टी में रहे उत्तराखंड में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और बेरीनाग में आपको पोस्टिंग थी 2015 से 2019 तक। और 2019 में आप जो है लोक सेवा आयोग एमपी से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे आज कार्यरत हैं। आपके कॉलेज का नाम है नगदा कॉलेज, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, एमपी। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि सर की वो डेप्थ, वो नॉलेज आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने कहा, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, आगे जनरेशन भी क्वांटम कंप्यूटिंग की है, आने वाली है। तो ये लेक्चर्स आपको बहुत ही प्रभावित करने वाला है, और आप कहीं ना कहीं आप इससे आप एक रिसर्च की ओर जा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज के मुख्य वक्ता को इनवाइट करता हूँ, डॉक्टर के सी मिश्रा सर, प्लीज सर। थैंक यू सर, मटपाल सर, फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन। और आपने पुरानी बातें भी याद दिलाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
ये मेरा जो टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके पीछे जो मैथमेटिक्स जो लगने वाला है वो आपसे ही जो है प्रभावित है। उसके प्रेरणा स्रोत आप ही हैं। जो हमारा डिस्कशन हुआ करता था उसी को ही मैंने यहाँ आगे बढ़ाया है इस चीज़ को। सो आई एम शेयरिंग माई पीपीटी। ये विजिबल है सर? मटपाल सर? नहीं, अभी विजिबल नहीं है, शेयर कीजिए दोबारा। ओके। हाँ, विजिबल है सर। यस सर। तो इंट्रोडक्शन टू क्वांटम कंप्यूटिंग। सर ये जो है नेटवर्क का इशू आ सकता है, तो फिर मैं दोबारा से जुड़ जाऊंगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से जुड़ रहा हूँ इस समय। कॉलेज का नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो आई एम यूजिंग माई इंटरनेट सर, मोबाइल। ठीक है सर, ठीक है, कोई इशू नहीं। सो दिस इज माई टॉपिक, माई सेल्फ। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। तो इंट्रोडक्शन टू क्वांटम कंप्यूटिंग। तो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टॉपिक क्वांटम कंप्यूटिंग, let us review the chronological evolution of the computers। कंप्यूटर का थोड़ा सा इतिहास हम देख लेते हैं। तो शुरुआत होती है 1940 से। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आता है और वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ के लिए? मेमोरी को स्टोर करने के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर का काम यही है कि किसी भी मेमोरी को स्टोर करना और प्रोसेस करना। तो इसमें ये जो कंप्यूटर हुआ करता था बहुत ही बड़ा, एक मकान के आकार का कह लें या फिर एक रूम के आकार का कह लें। बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था और काफ़ी स्लो होता था। और हर एक कंप्यूटर के पीछे जो कार्य करने की जो उसकी जो प्रोसीजर होती है, उसके पीछे एल्गोरिदम होता है, प्रोग्रामिंग होती है, और हर एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज हुआ करती है। तो इस कंप्यूटर के पीछे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी वह हुआ करती थी मशीन लैंग्वेज, जिसे कि हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये इंसानों के समय से एकदम परे थी। आफ्टर दिस सेकेंड जनरेशन 1956 पे, और वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया जाता है ट्रांजिस्टर्स के द्वारा, जो कि साइज में वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी कम है इनका साइज, और हल्के हैं, लाइट हैं। और इनसे जो कंप्यूटर बनेगा वह काफ़ी साइज में छोटा था और वो फास्टर था इसके मुकाबले में। अब जो प्रोग्रामिंग की गई है कंप्यूटर के काम करने के लिए, उसमें जो लैंग्वेज यूज करी गई है वह है असेंबली लैंग्वेज। और जाहिर सी बात है कि असेंबलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दिस थर्ड जनरेशन, ये यहाँ पर आ जाता है 1964 पे। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर हो रहा है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर चिप में उनको लगाया जा रहा है। और अब ये आगे जो इनसे जो कंप्यूटर बन रहा है वह कॉम्पैक्ट है, और इसी कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड और मॉनिटर्स का जो है प्रवेश होता है। यहाँ पर इनका शुभारंभ हो जाता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत होती है 1907 से लेकर के प्रेजेंट तक। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स को भी रिप्लेस कर दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर्स के द्वारा। और अब इनसे शुरुआत होती है पर्सनल कंप्यूटर्स की, जिसमें ग्राफिक्स यूजर इंटरफेसेस का इस्तेमाल होता है। यानी अब हम अपने कंप्यूटर में आइकॉन बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, उसमें किसी भी फाइल को ड्रैग कर सकते हैं, और भी कई सारे काम कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन, हालांकि फोर्थ जनरेशन अभी तक चली रही है और यहीं पर शुरुआत हो जाती है फिफ्थ जनरेशन की। यह भी अभी चल रहा है, और अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और अब ये जो कंप्यूटर होते हैं वो सेल्फ लर्निंग होते हैं। इन कंप्यूटर में कोई ख़राबी आ जाती है या कोई दिक्कत है तो उसको खुद भी सही कर सकते हैं, और मशीन लर्निंग का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है
वह काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी नेचुरल लैंग्वेज है। मतलब इंसान उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश लिख रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे हैं या इंग्लिश लिख रहे हैं, ज़्यादा अंतर हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर्स या फिर इंटरप्रेटर्स की। इसके बाद 6th जनरेशन, तो 5th जनरेशन अभी चल रहा है, और 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उसे भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ करता था। तो अभी हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे जो भी वर्क स्थल हैं, वहाँ पर ये दोनों ही 4th और 5th जनरेशन के कंप्यूटर से काम चलाए जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन की। जो छठा जो जनरेशन होगा वह होगा एमर्जिंग। एमर्जिंग मतलब इसकी आहट आ रही है फ्यूचर से, और फ्यूचर में यह कंप्यूटर चलेगा। ऐसा नहीं है कि इस कंप्यूटर के आने से ये जो 4th और 5th जनरेशन ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है कि 4th जनरेशन धीरे धीरे फेड अप हो जाए, लेकिन 5th जनरेशन तो अभी चलना ही है। तो अभी इनकी ओवरलैपिंग होगी काफ़ी टाइम तक, एमर्जिंग फ्यूचर। सो क्वांटम कंप्यूटिंग में इसमें यूज किया जाएगा। ये जो कंप्यूटर जो बनेंगे इनके पीछे क्वांटम कंप्यूटिंग का सहारा लिया जाएगा, और इसके पीछे जो प्रिंसिपल्स होंगे वह जो नॉर्मली जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं जो कि बिट्स पर कार्य करते हैं, उन पर कार्य ना करते हुए क्यूबिट्स पर कार्य करेंगे, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ज़रूरत लगेगी, और एंटेंगलमेंट की ज़रूरत लगेगी, और इंटरफेरेंस। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, दीज 4 थिंग्स विल बी यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। ओके, अब थोड़ा सा पीछे देखते हैं। जो हमारा पहले जो कंप्यूटर हुआ करता था 1940 के आसपास का, तो ये हुआ करता था पूरा कमरे के बराबर। इसमें मॉनिटर कहाँ है, कीबोर्ड कहाँ है, यह ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ये वही ढूंढ सकता है जो इसका इस्तेमाल किया करता होगा। इसके बाद उसके कुछ सालों बाद उसमें थोड़ा सा और सुधार आया, छोटा सा सुधार आया हुआ है, साइज़ में थोड़ी सी कमी आई है, और फिर और आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये 3 कंप्यूटर मैंने दिखाए हैं नीचे। जो सबसे पहले वाला कंप्यूटर है वो बॉक्स टाइप का है, वो अभी भी हमारे कहीं कहीं इंस्टीट्यूट में, कहीं वर्क ऑफिस में दिख जाता है, वो डब्बे जैसा होता है। और ये बीच वाला जो कंप्यूटर है वो आजकल हम सभी के टेबल पे यह रहता है। और ये जो तीसरा जो कंप्यूटर है वह फ्यूचर कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर। इसमें अभी कोई मॉनिटर नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कोई कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, यानी ये एक तरह से कंप्यूटर का हार्ट है। ये चिप और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को अपने में समाये हुए है। सर अगर मेरी बीच में आवाज़ ना आए तो आप बोल दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से मैं बोलता रहूँ और वहाँ से आवाज़ आ रही है कि कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, अच्छी आवाज़ आ रही है ओके सर, ओके। तो अब मैं थोड़ा सा अपने ही टॉपिक पर चलता हूँ, व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो डायग्राम है ये IBM कंपनी की तरफ से ये जो है रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्वांटम कंप्यूटर है, इसमें बहुत सारे जो वायरिंग करी गई है, और नीचे जो बीच में है वो प्रोसेसर है। सो थोड़ा सा इस पर काम करते हैं। एक्चुअली हर एक कंप्यूटर के पीछे जो हार्डवेयर होगा, और ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन हार्डवेयर हमारे सामने आ जाए, हमें पहले ही उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। उसके पीछे फिजिक्स होता है, उसके पीछे जो मैथमेटिक्स होता है वह कार्य हमें करना रहता है, उसकी मॉडलिंग करनी रहती है। तो इसकी मॉडलिंग लगभग पूरी हो चुकी है। ये जो भी क्वांटम कंप्यूटर बनेगा ये काम करेगा क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर के ऊपर काम करेगा, ये पहली बात तो। और दूसरी बात मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्यूबिट्स पर काम करेगा, ना कि क्लासिकल बिट्स पर। जो क्यूबिट्स होंगी वह उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्लासिकल और क्वांटम की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये क्लासिकल कंप्यूटर यूज करते हैं सिर्फ बिट्स को, 0 या 1, या तो 0 करेंगे या 1 करेंगे एक टाइम पे। तो वेयर एज क्वांटम कंप्यूटर यूज क्यूबिट्स। क्यूबिट्स की ये खासियत है कि वह एक साथ इन दोनों के सुपरपोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है क्यूबिट। तो हम चाहें तो सिंगल स्टेट में भी उसको एग्जिस्ट करा सकते हैं, और लेकिन उसमें टेंडेंसी है कि इट कैन एग्जिस्ट इन द सुपरपोजिशन स्टेट्स। और इससे क्या होगा कि पैरेलल कंप्यूटेशन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यूबिट की बात करें, जिस तरह से जो है बिट होती है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ दिस, जो बिट होता है वह बिट होती है बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमिलरली ये जो क्यूबिट होगा, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। जो क्वांटम कंप्यूटर होगा यह हो जाएगा यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअली ये जो 0 और 1 है ये सिंपली बाइनरी नंबर नहीं है, ये एक तरह से वेक्टर्स हैं। यहाँ पर इनको एक
फैंसी नोटेशन के अंदर रखा गया है, जिनको ब्रैकेट नोटेशन बोलते हैं। ये जो कैट 0 और कैट 1 है यहाँ पर, तो कैट 0 और कैट 1 सुपर पोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 0 कैट है और 0 ये 1 है, ये जो वेक्टर्स हैं ये हिल्बर्ट स्पेस में रहते हैं। तो 0 और 1 ये जो हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस के एलिमेंट बन जाएंगे, और क्योंकि बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि उस हिल्बर्ट स्पेस का डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पर जो सुपर पोजिशन स्टेट होगा उसमें 0 और 1 एक साथ हम यूज कर रहे हैं, यानी हम बेसिस के दोनों एलिमेंट यूज कर रहे हैं, यानी सिंगल क्यूबिट जो एग्जिस्ट करेगा वह हिल्बर्ट स्पेस का डायमेंशन होगा 2 डायमेंशंस। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो इसके बगैर हम क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जिस तरह से यहाँ पर फिर मैंने आगे यहाँ लिख दिया है, ये क्यूबिट का जो सुपर पोजिशन स्टेट के रूप में दिखाया गया है, इसको मैंने कैट साई के रूप में लिखा गया है। दिस मैथमेटिकल नोटेशन कैट साई इक्वल टू 0 और 1। अब देखेंगे यहाँ पे अल्फा और बीटा ये कोएफिशिएंट हैं, दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर हियर बिकॉज हिल्बर्ट स्पेस इज डिफाइंड इन द ये जो उसमें जो रहता है ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड रहता है, जिसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, ये है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब हम यहाँ पर ये हेडामार्ट गेट मैंने लिखा हुआ है नीचे, हेडामार्ट गेट इज यूज्ड टू क्रिएट द सुपर पोजिशन स्टेट्स। मतलब एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकली जब हमें किसी क्यूबिट को बनाना होगा सुपर पोजिशन स्टेट में, तब हमें हेडामार्ट गेट की ज़रूरत लगेगी। सो अब ये जो अभी जो मैंने बताया यहाँ पर, ये जो क्यूबिट होगा जिसमें अल्फा बीटा जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब अल्फा x प्लस आयोटा y हो सकता है और बीटा जो है a प्लस आयोटा b हो सकता है, यानी यहाँ पर 4 रियल नंबर्स हैं। और ये जो यहाँ पर जो मैंने ये दिखाया है ये डायग्राम, दिस इज द स्फेरिकल सरफेस, दिस इज द स्फीयर, इसको बोलते हैं ब्लॉक स्फीयर। मतलब ये बताता है कि किस तरह से हम लोग ये जो क्यूबिट है जो कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट को अपने आप में लिए हुए है, किस तरह से उनका रियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखा सकते हैं। तो हम लोग किसी भी क्यूबिट को जो कि 2 डायमेंशनल है यहाँ पर, उसको हम मैपिंग कर देते हैं 3 डायमेंशनल किसी स्ट्रक्चर के किसी पॉइंट के ऊपर मैपिंग करा देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो नॉर्थ पोल है इस ब्लॉक स्फीयर का, वह प्योरली 0 कैट को बता रहा है, एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक स्फीयर रिप्रेजेंट्स द कैट 1। और ये जो इक्वेटर पार्ट है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ ऑफ द कैट्स, कैट 0 एंड कैट 1। अब यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था अल्फा और बीटा आ रहे थे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अल्फा बीटा को स्क्वायर रूट 2 ले लिया गया है। इस तरह से यहाँ पर ये हमको क्यूबिट मिल गया है। लेफ्ट में क्लासिकल समझ नहीं आ रहा। 0 और 1। हेलो यस, हाँ सर, सर रिपीट कीजिए प्लीज। रिपीट कहाँ से सर? सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। एनी प्रॉब्लम? हाँ सर। कोई सर प्रॉब्लम है मटपाल सर? हेलो हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। Yes, sir. जी एक्चुअली वो बता रहे हैं कि बिट और क्वांटम बिट में क्या अंतर है, क्वांटम बिट से हम कैसे क्लासिकल बिट से कैसे क्यूबिट में जाते हैं, ठीक है? यस। और तो सर कंटिन्यू। आई विल टेक द योर क्वेश्चंस, योर क्वेरी लास्ट में हाँ, मुझे दिया आपके जाएगा। क्वेश्चन, हाँ I have आपके जो only भी क्वेश्चन 18 होंगे slides. प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा उसको। जी आप नोट डाउन कर ओके लीजिए सर, सारी ओके चीजें। सर, ओके। सो दिस इज द कैट 0। अब ये जो कैट 0 है उसको हम मैट्रिक्स के रूप में भी लिखते हैं यहाँ पर, कॉलम वेक्टर 1 0, और कैट 1 होता है 0 1। यहाँ पर ये कैट 0 और कैट 1 किसी भी एटम की स्टेट को बताती हैं। ये ग्राउंड लेवल है कैट 0, और कैट 1 एक्साइटेड लेवल हो सकता है, या इसका वाइस वर्सा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ऑल्दो द हिल्बर्ट स्पेस इज 2 डायमेंशन, लेकिन हमने उसकी मैपिंग कर दी है 3 डायमेंशनल ब्लॉक स्फीयर में, उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए। सो ये जो क्यूबिट है जो अभी हमने आपको बताया था अल्फा और बीटा के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया था, इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, अगर मैं थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू को अलग अलग लेता हूँ तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ बन जाएंगे, और वो सब के सब पॉइंट के रूप में इस ब्लॉक स्फीयर के सरफेस में लाई करेंगे। ओके, दिस इज द क्यूबिट रिप्रेजेंटेशन। ओके,
एक चीज़ मैं यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्वांटम ये जो क्यूबिट्स हैं, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने दिया है यहाँ पर, एक्चुअल में ये जो हार्डवेयर क्या होगा, ये अपने आप में कोई एटम हो सकता है, हाइड्रोजन का एटम हो सकता है, उसमें जो कैट 0 है वह उसका ग्राउंड स्टेट, और कैट 1 जो है उसका एक्साइड स्टेट हो सकता है, या किसी इलेक्ट्रॉन की, ये कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप और स्पिन डाउन को ये चीज़ यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा हुआ क्यों, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक लाइन में। क्योंकि जब अगर हम ड्रग डिस्कवरी की बात करते हैं, ड्रग सिमुलेशन की बात करते हैं, तो हम ड्रग बेहतर तभी बना सकते हैं जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर हम स्टडी करें। किसी कोई भी जो ड्रग बनाया जाएगा तो उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं, इंग्रेडिएंट लेवल पर मॉलिक्यूल की स्टडी हमको करनी पड़ेगी, और वो तभी पॉसिबल है जब हम उस मॉलिक्यूल को हम सिमुलेट करेंगे। तो दिक्कत ये आ रही है कि जो चाय में जो एक मॉलिक्यूल पाया जाता है कैफीन, तो अभी जो हमारा इवन की सुपर कंप्यूटर ही क्यों ना हो, ये इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये कैफीन के मॉलिक्यूल को सिमुलेट कर पाए। तो अगर हम सिमुलेट नहीं कर पाएंगे तो हम उसको बड़े लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं ये। तो इसके लिए रिचर्ड फाइनमैन ने 1982 में ये बात कही थी कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति है वह क्वांटम है उसका नेचर। तो अगर हमें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वह भी क्वांटम नेचर शो करते हैं। जैसा कि आपने पता ही है कि कोई भी जो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है आप वो फिक्स नहीं कर सकते, वह सुपर पोजिशन स्टेट में रहता है। मतलब एनी इलेक्ट्रॉन इनसाइड द हाइड्रोजन एटम वी कांट फिक्स इट एनी पर्टिकुलर पोजिशन, तो इट एग्जिस्ट इन द सुपर पोजिशन स्टेट्स। ओके, तो न्यूक्लियस के बाहर। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारा नेचर है वह क्वांटम नेचर का है, तो इसके लिए हमको क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो सुपर पोजिशन स्टेट की बात मैंने यहाँ पर करी है। क्वांटम क्यूबिट्स जो है इट विल एग्जिस्ट इन द सुपर पोजिशन स्टेट। और सिमिलरली एंटेंगलमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्यूबिट। मतलब क्यूबिट हमारे पास हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा इट विल शो द एंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द एंटेंगलमेंट? दिस इज द एंटेंगलमेंट। अगर हमारे पास एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने यहाँ रख दिया, देखिए आप ग्रीन कलर में देखेंगे इधर, और लेफ्ट और राइट में 2 एटम दिखा रखे हैं यहाँ पर। तो एक यहाँ पर 2 एटम जो है आपस में एंटेंगल्ड हैं। इट मीन्स ये हो जाएगा, अगर हम एक एटम में किसी भी तरह का बदलाव करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कोई भी बदलाव करते हैं, उस पर कोई हम चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो है दूसरे एटम पर भी पड़ेगा, भले ही वो एटम कितना ही दूर क्यों ना हो। शुरू में आइंस्टाइन जब आए थे, उन्होंने इस बात को स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस बोला था। यानी आइंस्टाइन डिड नॉट एक्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स इनिशियली। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई ये सुपर पोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये क्वांटम पार्टिकल शो नहीं करते। शुरुआत में ये बात बताई थी उन्होंने, हालांकि बाद में ये चीज़ें प्रूफ हो गई थी। अभी 2022 में नोबेल प्राइज़ भी इस पर मिल चुका है कि ये जो डेफिनेटली जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं दे शो द एंटेंगलमेंट सिचुएशन एंड दे एग्जिस्ट इन द सुपर पोजिशन स्टेट्स। ये सारी बातें सामने आ गई हैं अब। ओके, नेक्स्ट आवर स्लाइड इज, अब थोड़ा सा हम इस पर काम करते हैं कि कब कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1982 की बात है। रिचर्ड फाइनमैन, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके नया क्वांटम कंप्यूटर बनाने की बात लोगों के सामने रखी थी, साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने रखी थी। तो इसके बाद ये 1985 की अगर बात करते हैं, डेविड डच, तो दिस पर्सन इज द फर्स्ट मैन हु डेवलप्ड फर्स्ट क्वांटम एल्गोरिथम। तो और इन्होंने ये भी साबित किया कि किस तरह से क्वांटम एल्गोरिथम जो है वह फास्ट होगा क्लासिकल एल्गोरिथम के मुकाबले। तो यहाँ से ये चीज़ और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी थी। अदरवाइज पहले तो ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि क्या ऐसा होगा भी या नहीं, कि क्या वाकई रियली क्वांटम कंप्यूटर विल बी फास्टर, ये बात नहीं पता थी। बट दिस इज द केस
व्हेन द फर्स्ट टाइम इन 1985 कि ये चीज़ सामने आई, यस, कि जो है क्वांटम कंप्यूटर जो है वो फास्ट होगा। एंड देन पीटर शोर इन 1994 इन्होंने क्वांटम एल्गोरिथम बनाया, और जिसके एल्गोरिथम के सहारे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर पा रहे थे। अभी जब इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करी तो इससे एक थ्रेड भी हुआ। मतलब यह है कि अभी जैसे हम लोग जब आप व्हाट्सअप करते होंगे तो व्हाट्सअप जब आप करते हैं तो क्या लिखा हुआ आता है उसमें कि दिस मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है ना। तो जब ये पीटर शोर ने ये एल्गोरिथम बनाया तो उसको भी थ्रेट आ गया था। मतलब वेन एवर वी व्हाट्सअप टू आवर मैसेज टू वन पर्सन, तो उस मैसेज को या तो हम ही पढ़ सकते हैं या जिसको भेज रहे हैं वही पढ़ सकता है, बीच वाला उसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो एनक्रिप्टेड रहता है। लेकिन ये जो एल्गोरिथम के आने से सिक्योरिटी को भी ये काफ़ी एक तरह से थ्रेट हुआ कि जब उन्होंने ये कहा कि यस क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो उनके सहारे जो है प्राइम फैक्टर किया जा सकता है बड़ी बड़ी संख्याओं का, और जिनको कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो कंप्यूटर्स हैं उनको फैक्टराइजेशन करने में वर्षों लगा देंगे, वर्षों। तो उनको ये जो है विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स में जो है ये काम कर सकते हैं। तो एक तरह से ये गुड न्यूज़ भी था कि चलो ठीक है कि ये सब हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं। और दूसरा क्या था, थ्रेड भी था ये सिक्योरिटी को। तो दिस इज द पीटर शोर। इसके बाद 1996 की बात करते हैं तो दिस इज द लव ग्रोवर। ये इंडियन ही है हमारे, अमेरिका में रहते हैं। तो इन्होंने जो है ग्रोवर्स एल्गोरिथम बनाया। इन्होंने ये कहा कि जो है ये कहीं पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो उसमें से किसी पर्टिकुलर डेटा को अगर आपको कलेक्ट करना है तो बहुत ही कम टाइम में हम उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस स्लाइड टेल्स अबाउट द शोर्स एल्गोरिथम, ये ग्रोवर्स एल्गोरिथम। ये तो इसके बाद आता है क्वांटम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह भी एक एल्गोरिथम है, जिस तरह से ये शोर एल्गोरिथम है, ग्रोवर्स एल्गोरिथम है, सिमिलरली दिस इज ए फूरियर transform. This is the quantum version of the already existing classical Fourier transform. बहुत सारे आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे इससे। इस तरह से नेक्स्ट इसका एल्गोरिथम है, दिस इज द क्वांटम फेज एस्टिमेशन। हमको पता है कि ये जो यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं उनके आइगन वैल्यूज क्या होगा, वन होगा, यूनिटरी होगा, तो उसका कुछ फेज भी होगा। तो उस फेज को पता करने के लिए ये एल्गोरिथम बनाया गया था। तो दिस इज द एक्चुअल क्वांटम सर्किट फॉर द शोर एल्गोरिथम। ये आप लोग देख सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग मोबाइल से जुड़े हैं तो मोबाइल को अगर आप हॉरिजेंटली रखेंगे तो ये सर्किट आपको ठीक से दिखाई देंगे। उसको क्लिक भी कर सकते हैं आप, जिस तरह से यूट्यूब में हम लोग देखते हैं हॉरिजेंटली रख करके, तो वैसे ही आपको ठीक से दिखने लगेगा ये। और इसके बाद ग्रोवर्स एल्गोरिथम का ये क्वांटम सर्किट है। देन यहाँ पर ये डच एल्गोरिथम है। यहाँ पर आफ्टर दिस क्वांटम फूरियर ट्रांसफॉर्म क्वांटम एल्गोरिथम के लिए दिस इज द क्वांटम सर्किट एंड दिस इज फॉर फेज एस्टिमेशन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये लॉजिक गेट आपको दिखाई दे रहे हैं। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट। तो सिमिलरली क्वांटम कंप्यूटर में भी गेट्स बनेंगे। तो वो गेट इस तरह से हैं यहाँ पर ये। तो 1 2 3 4 5 आई हैव शॉन हियर 5 क्वांटम गेट्स। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में है ये गेट्स। तो इनका नाम लिखा गया है X Y Z H। H का मतलब यहाँ पर हेडामार्ड गेट है, देख पा रहे हैं आप लोग। कॉलम में 1 1 और 1 -1, बाहर से नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है 1/√2। और इसके बाद है ये कंट्रोल्ड नॉट गेट, लास्ट वाला जो है कंट्रोल्ड नॉट गेट है, और वह 4/4 मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो जो हम क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे, क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा क्या हमको क्या क्या संभावनाएं हैं। तो क्रिप्टोग्राफी में जैसे कि हमने आपको बताया कि RSA क्रिप्टोग्राफी होता है जो अभी यूज किया जा रहा है। तो क्वांटम जब कंप्यूटर बनेगा तो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा काफ़ी मजबूत उसमें पासवर्ड जनरेट किए जाएंगे,
जिनको कि हैक करना बहुत ही मुश्किल होगा, और इनका इस्तेमाल सबसे पहले हम लोग बैंकिंग में, मिलिट्रीज, साइबर सिक्योरिटी, इन जगहों पर कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी कुछ दिनों पहले कि चाइना और अमेरिका, ये एक्चुअली इनमें कोल्ड वॉर चलता रहता है, तो चाइना ने ये बोला था कि हम जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा हम जो है क्रिप्टोग्राफी के द्वारा हम में वो कैपेबिलिटी आ गई है कि हम जो है ये जो पासवर्ड होते हैं उनको हम हैक कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो इसलिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमारे आसपास के जो कंट्री होते हैं, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा क्रिप्टोग्राफी में अगर वो महारत हासिल कर लेते हैं, तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए हमें हमारे पास भी जो है चीज़ें होनी चाहिए। तो ये डेवलपमेंट इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये पोटेंशियल क्वांटम कंप्यूटिंग में है कि वह क्रिप्टोग्राफी को एक नई दिशा दे सकता है, जिससे कि जो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा इट विल बी मच मोर सिक्योर। ड्रग डिस्कवरी, already I have discussed about this कि if you want to design new drugs, then we have to work on its ingredient level and molecular level, and for this we have to simulate these molecules in our computers। तो ये पोटेंशियल क्वांटम कंप्यूटर में होगा कि हम चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल क्यों ना हो, स्ट्रक्चर क्यों ना हो, उसको हम सिमुलेट कर पाएंगे। इससे हमारा मटेरियल साइंस और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों में भी काफ़ी इससे मदद मिलेगी। ऑप्टिमाइजेशन में हम इसका यूज करेंगे। ये जो लॉजिस्टिक्स में जो कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, और ये जो फिनेंशियल होती हैं, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना क्वांटम कंप्यूटर के प्रेजेंस में और ज़्यादा आसान हो जाएगा। मशीन लर्निंग में भी और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसके डिस्कवरी से। अब थोड़ा सा हम चैलेंजेज की बात कर लेते हैं। क्या चैलेंजेज हैं? एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू दैट क्यूबिट एग्जिस्ट इन द सुपरपोजिशन स्टेट, ओके, बट होता क्या है कि इसमें डिकोहरेंस हो जाता है, यानी सुपरपोजिशन स्टेट जो है बिगड़ सकती है। किसकी वजह से? नॉइस की वजह से, ओके, क्योंकि ये जो क्यूबिट होती है इट इज़ मच सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस। तो इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। और एरर करेक्शंस, इसमें एरर्स आ जाते हैं कभी कभी। जो सुपरपोजिशन स्टेट में जो हमने 0 कैट लगाया और जो 1 कैट लगाया है, इट इज़ द इन द केस ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट, तो होता क्या है कि बिट फ्लिप हो जाता है, यानी 0 अपने आप ही 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है और 1 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इन एरर को करेक्शन करना ये अभी हमारे लिए चैलेंज है। स्केलेबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटर को कॉमर्शियल लेवल पर इनको बिल्ड करना, इनका निर्माण करना, ये अभी मुश्किल है, और इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बना भी लेता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो सर्किट है इसका, क्वांटम सर्किट, ये जो है एब्सोल्यूट 0 केल्विन के टेम्परेचर पर ये काम करता है, और जिस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी इस पर लगातार कार्य कर रही हैं, और इसके होने से क्वांटम इंटरनेट भी एग्जिस्ट में आएगा। अभी आपको पता है कि जो इंटरनेट के लिए पूरे अर्थ में, इवन कि पानी के अंदर, ओशियंस के अंदर बहुत सारे नेटवर्क वायरिंग का जाल फैला हुआ है, ठीक है, और उसको सारे कंट्रीज परचेज करते हैं, फिर अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं। तो जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर की जो है अस्तित्व में आएगा, तो यह भी बताया जा रहा है कि इसके बाद जो है किसी भी वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंटरनेट जो है क्वांटम इंटरनेट वर्जन में आ जाएगा, और जो कि इंटरनेट को उपलब्ध करना, एक्सेस करना और आसान कर देगा। क्वांटम सुपरमेसी की बात हो रही है। क्वांटम सुपरमेसी मतलब हमारा जो कंप्यूटर होगा वह अभी के वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर हैं, एक्चुअली एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सुपर कंप्यूटर इन दियर रिसर्च लेबोरेटरीज, ओके, तो उससे बढ़कर कोई भी कंप्यूटर हो नहीं सकता। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर होगा तो उनसे भी काफ़ी आगे की कंपटीशन बहुत तेज़ी से कर लेगा, ओके। और इसमें हार्डवेयर, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि अभी जो है इसकी मॉडलिंग लगभग पूरी तैयार हो गई है, इसकी जो एल्गोरिथम है, प्रोग्रामिंग है, वह तैयार हो गई है,
बस इस पर हार्डवेयर पर काम चल रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसे ये काम करने लगे, तो उसी पर ये काम चल रहा है। इन फ्यूचर में होगा क्या कि ये जो कंप्यूटर होगा वह नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ऐसा हार्डवेयर तैयार हो जाएगा जो काम करने लगेगा। अब यहाँ पर ये एक IBM है, IBM कंपनी आप जानते हैं, ये एक ओपन सोर्स यहाँ पर देती है। ओपन सोर्स मतलब आपको अगर एक्चुअल में क्वांटम कंप्यूटर चाहिए तो आप ये IBM जो है किसकिट प्लेटफॉर्म पर आपको क्वांटम कंप्यूटर क्लाउड्स पर प्रोवाइड कराती है। आप चाहें तो वहाँ पर आप सिंपल सर्किट बना सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको इस बारे में। थोड़ा सा एक स्लाइड और है, उसकी पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद आई विल टेक यू टू दैट वेबसाइट। ओके, नाउ कंक्लूजन के तौर पर मैंने आपको ये बताया कि क्वांटम कंप्यूटर जो है, कंप्यूटिंग की जो दुनिया है काफ़ी रिवोल्यूशनरी है। ओके, और बट इट इज़ डेवलपिंग फील्ड राइट नाउ। ओके, इट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज, मिलिट्री, बैंकिंग सिस्टम्स, टेलीकम्युनिकेशंस। ओके, बट चैलेंजेस मस्ट ओवरकम, हमें जो चैलेंजेज हैं उनको निपटना होगा। ओके, सो फंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस, अभी 2 साल पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है 6,000 करोड़ रुपया फंड जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ही अलॉट कर किया हुआ है 6 सालों के लिए। तो इफ़ एनी पर्सन shows some interest in quantum computing, then he or she can write the project on this, और वो गवर्नमेंट से उसको पास करा करके उस पर काम कर सकते हैं। तो एक्चुअली दिस इज़ द मैटर ऑफ द प्राइड ऑल्सो, बिकॉज जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वह इसके पीछे लगे पड़े हैं। ये जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका, चाइना, लगातार जो है अपडेट आ रही हैं। ये लोग क्यूबिट की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और ये बताते हैं, दावा करते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में सफलता पा रहे हैं लगातार। तो हम एज ए इंडियन, हमको भी इसमें अपना पोटेंशियल, अपनी काबिलियत हमें भी यहाँ पर शो करनी होगी। तो ये फंडिंग के बारे में है। आपको मैं अब यहाँ पर ले जाना चाहता हूँ ये IBM में। एक मिनट, यस, दिस इज गूगल। अगर आप यहाँ पर IBM किसकिट अगर लिखते हैं, किसकिट ये आ गया यहाँ पर, तो ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आप ओपन सोर्स की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, IBM की ये पोर्टल है, इसको किसकिट बोलते हैं, QISKIT। तो इसमें अगर मैं गेट स्टार्ट करता हूँ, ओके, यहाँ पर ये मैट्रिक्स पे जा कर के अगर ये लर्निंग में अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, आफ्टर दिस यहाँ पर कंपोजर में अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये किसकिट एक साइट है यहाँ पर। तो यू कैन बिल्ड यूर क्वांटम सर्किट्स। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत सारे यहाँ पर ये गेट्स हैं, हेडामार्ड गेट, ये नॉट गेट है, ये कंट्रोल्ड नॉट गेट, ये कंट्रोल्ड नॉट गेट है, ये स्वैप गेट है, और ये आइडेंटिटी गेट। दीज आर द फेज गेट्स। जैसे मैंने यहाँ पर मैं भी बनाता रहता हूँ क्वांटम सर्किट्स, तो दिस इज द हेडामार्ड गेट। तो मैंने आप इसको मैं यहाँ से मैं हटाता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने, और इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, फिर से मैं लगाता हूँ। इनिशियली यहाँ पर ये जो क्यूबिट लगी पड़ी हैं, क्यूबिट 0 1 2 3, इसको मैं चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ यहाँ से 1 2 3 4, और इसको कम भी कर सकता हूँ। इनिशियली ये 0 माना जाएगा, ये क्यूबिट 0 है यहाँ पर। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ पर लगा दिया हेडामार्ड गेट। ओके, आपको पता है कि हेडामार्ड गेट क्या करता है, सुपर पोजिशन स्टेट क्रिएट करता है 0 और 1 के रूप में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ देखिए आप इधर, ये यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ दिखा रहा आउटपुट 0 और 1, हाफ 0 और हाफ 1, यहाँ पर सुपर पोजिशन स्टेट है यहाँ पर ये। और यहाँ पर ये जो क्यू स्फीयर है ये यहाँ पर प्रेजेंट दिखा रहा है,
ये एक्चुअली ब्लॉक स्फीयर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्चुअली ब्लॉक स्फीयर इज एप्लीकेबल फॉर ओनली सिंगल क्यूबिट। अगर आपको ज़्यादा क्यूबिट बनानी है, ज़्यादा क्यूबिट, आपको 4 क्यूबिट का सिस्टम बनाना है, 6 क्यूबिट का या और हायर क्यूबिट्स का आपको बनाना है, तब आप क्यू स्फीयर का यूज कर सकते हैं। तो वो जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं, आप इनको एज ए रियल स्फीयर के रूप में इसके सरफेस में एज ए पॉइंट आप देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर हेडामार्ट गेट लगाया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर नॉट गेट लगा देता हूँ। इसके बाद ये नॉट गेट लगा दिया। क्वांटम नॉट गेट ऐसा होता है, जो मैंने मैट्रिक्स के रूप में आपको दिखाया था। ये दोनों का मैट्रिक्स वर्जन मैंने दिखाया। देखो इसने क्या किया, यहाँ पर 0 0 0 और 0 1 1, तो इसको एंटेंगल्ड स्टेट बोलते हैं। दिस इज द एंटेंगल्ड स्टेट। यानी कि अगर कोई क्यूबिट एंटेंगल्ड स्टेट में आपको रखनी है, तो आपको हेडामार्ट गेट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, क्वांटम नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो आपको जो है एंटेंगल्ड स्टेट मिल जाएगी। तो एंटेंगल्ड स्टेट एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, वर्क करने के लिए। तो आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। तो ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग खुद से भी अगर क्वांटम सर्किट बना सकते हैं, तो ये जो साइट है यहाँ पर, ये इसमें अगर आप क्लिक करते हैं होम में, तो यहाँ पर कई सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं इधर, यहाँ पर। तो इसमें जब आप देखेंगे तो इस साइट में 11 कंप्यूटर इन्होंने दे रखे हैं, 11 कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, जिसमें से 3 कंप्यूटर को ही आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो है, जो बचे हुए कंप्यूटर हैं, उनको वो पेड वर्जन में रखा हुआ है IBM ने। तो इस तरह से ये मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क योर क्वेरीज। तो सर, मटपाल सर। हाँ, धन्यवाद सर। आपने इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बड़े सरल शब्दों में हमको जो है यहाँ पर डिलीवर किया हुआ है। मैं ऑडियंस में से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज आस्क द क्वेरीज। हाँ मानस, आप अपना अनम्यूट कीजिएगा इसको, माइक को, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज इनको अनम्यूट कीजिएगा और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। मानस, हेलो मानस, आपने हैंड रेज किया था। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। क्या नहीं है सर शायद, और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे लोग तभी पूछ पाएंगे। वैसे आपने बड़े कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बड़े आसानी से हमको समझाया, और मुझे भी पूरा कुछ समझ आ गया है। पहली बात तो जी सर, कहता हूँ, है ना, आपने बड़े बढ़िया ढंग से ना। मैं अब अपने साथी डॉक्टर कंचन मैडम को इनवाइट करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर में आज 28 फेब नेशनल साइंस डे के रूप में हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ सभी विद्वतजन जुड़े हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस मीटिंग में। और आज का जो हमारा नेशनल साइंस डे है, वैसे हम सभी जानते हैं ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इसको सर CV रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये आज का जो दिन है वो साइंस के लिए डेडिकेटेड किया गया है। तो जो थीम हमारी गवर्नमेंट ने आज के लिए रखी थी वो एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, जिसका एम है सेल्फ रिलायंट इंडिया में सभी यूथ को 2047 के लिए प्रिपेयर करना। तो इस थीम के साथ जो हमारा आज के ऑनलाइन टॉक का जो शीर्षक रहा क्वांटम कंप्यूटिंग का, जिसे आज सर डॉक्टर KC मिश्रा सर ने एक बहुत ही इजी फॉर्म में हमारे साथ शेयर किया, इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो इसमें मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगी।
क्योंकि सर ने अपने उद्बोधन में जो एक इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स को स्टार्ट किया फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन to development of ICs using and then going to the basics of quantum computing, then development of nanotechnology, and now till now we know AI has totally incorporated into the science technology. So ये जो क्लासिक कंप्यूटर्स क्वांटम कंप्यूटर्स का जो इवोल्यूशन था, थ्योरीज थी रिचर्ड फेमन से लेकर के आज जो हम क्वांटम के बारे में जो आज हमने यहाँ पे सीखा सुना, स्टूडेंट्स ने इसको समझा, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें सर ने पोटेंशियल्स जो क्वांटम की पोटेंशियल्स है रिगार्डिंग द सेक्टर्स ऑफ बैंकिंग, मिलिट्री, साइबर सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस, तो ये जो चैलेंजेस है सारी चीज़ों को सर ने बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे सबके सामने रखा। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि हमारे आज जो स्टूडेंट्स हमारे साथ बने हुए हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा ध्यान से और इसका जो अध्ययन किया होगा, उसके लिए सभी बच्चों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, सभी स्टूडेंट्स का भी। इसके साथ ही हमारे संरक्षक, हमारे प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार सर, जिनके संरक्षण में आज ये कार्यक्रम सफल हुआ है, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही फिजिक्स डिपार्टमेंट से IPGPGC महिला कॉलेज से हमारी HOD मैम डॉक्टर धर्मशक्तु मैम भी इसमें जुड़ी थी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर सर डॉक्टर PC मटपाल सर, उनका भी थैंक यू कहना चाहूँगी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार रहे हैं। और इसके साथ मैं केसी मिश्रा सर को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी कि आज मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। और पूरे महाविद्यालय परिवार से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड मैं आशा करती हूँ कि आज का ये टॉक सभी के लिए एक अच्छा उद्बोधन रहा होगा। और दिस इज़ व्हाट इज़ फ्यूचर एंड साइंस इज़ I think this is science, and science is all about technology, innovations, research, and development. इसी के साथ thank you once again. Have a nice day. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ठीक है, हम एक फीडबैक फॉर्म डाल देंगे, आप फीडबैक भर लीजिएगा और उस पर एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा उसके बाद। क्या आप लोग सभी के लिए थैंक यू सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर मटपाल सर, धन्यवाद सर।